नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास से पूर्व जो भी वीडियो हमने चैनल पे डाली है उसको आप एक बार जरूर देखने का काम करिए। जब तक आप वो सारी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम किस सिस्टमेटिक तरीके से आपको ये सारी वीडियो दे रहे हैं। आप प्रॉपर वो सारी वीडियो देख के आप प्रॉपर एक नोट्स बना सकते हैं, एक बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। और कभी भी YouTube पे बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी भारत के संवैधानिक विकास से, लेकिन अक्सर बच्चा यही गलती करता है कि कहीं वीडियो यहाँ की देख रहा है, कहीं वहां की देख रहा है। आप प्रॉपर एक मैनर वे में जिसकी भी वीडियो देखिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी वीडियो देखिए। अगर आप देख रहे हैं तो किसी टीचर को समझने के लिए पहले उसकी सारी वीडियो देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक, तब तो समझ में आएगा। बीच में आप कभी किसी टॉपिक का किसी का देख लिए, फिर किसी का देख लिए, तो इस टाइप का नहीं होता। आप जो भी सिस्टमेटिक तरीके से हमने सिलेबस बताया, उसके बाद सिलेबस के बाद हमने पहला टॉपिक बताया, फिर दूसरा टॉपिक बनाया, इस टाइप के बहुत सारे वीडियो, छोटी छोटी ही वीडियो है, लेकिन वहां से वही टॉपिक हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जहां से बार बार सवाल पूछा जा रहा है। तो यह भी है कि भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो संवैधानिक विकास पढ़ने से पहले हमने बताया कि आधुनिक संविधान की जो रूपरेखा है, यानी कि अगर वास्को डी गामा ना आया होता तो क्या हमारा आधुनिक संविधान बनता, यह सोचने वाली बात है। ना आया होता तो शायद आज भी हमारे यहाँ किसी राजा महाराजा का शासन चलता। उसके आने से आधुनिक चीजें आई और उसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत सारे देश आके यहां पर चीजें बदल दिए, फिर हमारा आधुनिक संविधान बनता है। लेकिन वो आधुनिक संविधान बनने से पूर्व होने वाली सारी घटनाओं को हमने पढ़ाया, और ना सिर्फ थ्योरी पढ़ाया, थ्योरी के साथ साथ हमने महत्वपूर्ण सवाल भी करवाए। तो वो सारी चीजें देखिए, तब आपको लाभ होगा। तो आज हम उन्हीं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुआ है, यानी भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास को हम दो हिस्सों में तोड़ के पढ़ते हैं। एक हिस्सा हम कंपनी के शासन के रूप में पढ़ते हैं, जो 1773 से लेकर 1858 के प्रमुख कानून के रूप में हम जानते हैं। यानी कि कोई भी देश है, कोई भी समाज है, तो उस समाज के लिए जो संविधान या उस देश के लिए जो संविधान की जरूरत है, तो संविधान बनने में तो ऐसा है नहीं कि आज उठाए आज लिख पढ़ के रख दिए। तो ये हमारा भी संविधान बना है, तो उस संविधान बनने की शुरुआत 1498 से हुई, जो 1772 तक हमने एक कड़ी में देखा। उसके बाद फिर हम 1773 से 1858 के जो कंपनी के शासन के रूप में चीजें की गई, यहां से भी हमारे संविधान की रूपरेखा तैयार होती है। तो इनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो 1773 से लेकर 1758 के प्रमुख कानून के अंतर्गत जो सबसे पहला एक्ट आता है वो आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। फिर आप देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर 1793 का चार्टर एक्ट आता है, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आता है, फिर 1833 का एक्ट आता है, फिर 1853 का एक्ट आता है। और इसी एक्ट के तहत 1857 की क्रांति होती है, और उस क्रांति ने सारे प्रदेश को क्या कर दिया, बदल के रख दिया। वहां पर कंपनी के शासन को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, और उस कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन सीधे सीधे शासन सत्ता अपने हाथों में ले लेती है। तो जब तक शासन सत्ता अपने हाथों में ब्रिटिश क्राउन नहीं ले लेती है, जो कंपनी के द्वारा किए गए विभिन्न कार्य हैं, उस कार्य से भी हमारी परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं, और ये हमारे संविधान बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम एक एक चीज को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें पढ़ना, किस तरीके से, और सवाल कैसे पूछे जाते हैं, वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्ट आता है वो आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार क्या हो गया था, बढ़ गया था। कंपनी आर्थिक संकट में थी, और उसके बाद ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप किया। यानी कि जो 1608 में एक कंपनी भारत के सूरत बंदरगाह पे पहुंची, उस कंपनी के द्वारा किए गए सारे कार्यों का, और उसके बाद वो कंपनी 1773 तक आते आते आर्थिक संकट में वो डूब जाती है, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती है। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर क्यों हुई, इसका एनालिसिस करने के लिए क्या होता है कि ब्रिटेन के द्वारा तमाम उस कंपनी को सुधारने के लिए कई सारे एक्ट बनाए जाते हैं। उस एक्ट में लिखी गई सारी बातों से हमारे परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है। तो पहला एक्ट जो आया, उस एक्ट में यही बताया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, और वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर भी हो रही थी। आने वाले समय में ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप किया, यानी ये कंपनी जो गई है हमारे यहां से, अगर अच्छा काम करेगी तो हमारा नाम होगा, बुरा काम करेगी तब हमारा नाम होगा, लेकिन हम अपने देश का नाम डुबाना नहीं चाहते। हम हर हाल में इस कंपनी को मार पीट के समझोज करने का प्रयास करेंगे, गलत काम नहीं करने देंगे। ठीक, तो हस्तक्षेप किया,
ब्रिटिश संसद के द्वारा। और उसके बाद मुख्य प्रावधान क्या थे, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक, इसमें भी चेंजेस किया गया, यानी कि जो बंगाल के गवर्नर को अब क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। और उसके बाद पहले गवर्नर जनरल जो बनाए जाते हैं वारेन हेस्टिंग बनाए जाते हैं। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद भी बनाई गई। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 1774 में की गई, ये भी आप जानते हैं। इसमें सवाल यह भी पूछा गया है कि जो एक मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता में, जो सुप्रीम कोर्ट बना था, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यह भी सवाल यहां से पूछा गया है। तो आप बताते हैं एलिजा एम्पे थी। कौन थे भैया, एलिजा एम्पे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। और उसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे, लेमेस्टर थे, चेमेस्टर थे और हाइड थे। ये 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे, एलिजा एम्पे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश लेमेस्टर, चेमेस्टर, हाइड थे। ठीक, ये सारे काम जो हो रहे हैं 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से हो रहा है। उसके बाद मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन कर दिया गया, यानी कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 3 प्रेसिडेंसियां थी। और जो कि इससे पहले वाली क्लास में हम बताया कि सबसे पहली प्रेसिडेंसी जो बनी थी सन 1700 में, वो कलकत्ता में बनी, फिर मुंबई की बनी, फिर मद्रास की बनी। और इन दोनों प्रेसिडेंसियों का मालिक कौन बन गया, ये बन गया आपके बंगाल का। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही इन दोनों लोगों को जवाबदेहिता थी। उसके बाद महत्व क्या है, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत हो जाती है रेगुलेटरी एक्ट से। और उसके बाद कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, यानी कि जो कंपनी अभी तक खुले में घूम रही थी, अब उसके ऊपर शिकंजा कस रहा है धीरे धीरे। और आने वाले समय में देखेंगे इतना ज्यादा शिकंजा कस दिया जाता है कि कंपनी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा आने वाले समय में। आगे देखते हैं कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें क्या हुआ। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संस्था की स्थापना होती है। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य रखा गया था। उद्देश्य क्या है, जो बीओसी है यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, ये आपके राजनीतिक या प्रशासनिक गतिविधियों को देखना था। राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम बीओसी का था, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था। और जबकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, वो उसका काम क्या था, वो व्यापारिक गतिविधियों को देखने का काम करता था। व्यापारिक गतिविधियां कौन देखेगा, ये आपके देखेगा बीओडी देखेगा। और उसके बाद कंपनी और ब्रिटिश सरकार को दोहरा नियंत्रण, यानी यही बीओसी और बीओडी के माध्यम से दोहरा नियंत्रण किया गया कि यानी अब कंपनी में 2 टाइप के लोग रहेंगे, 2 संस्थाएं रहेंगी और दोनों का काम अलग अलग है। व्यापार करने वाले लोग व्यापारिक गतिविधियों को देखेंगे, जो भी राजनीतिक और प्रशासनिक चीजें हैं उनको देखने वाले लोग अलग थे। इसी को हम दोहरा शासन के रूप में जानते हैं। दोहरा शासन का मतलब यही है कि आप जानते हैं कि जैसे आपका घर है, तो घर में कुछ चीजें आपके दादा को सौंप दी जाए और कुछ चीजें आपके पिताजी को सौंप दी जाए, यानी घर में शासन दोनों लोगों का चल रहा, पिता का काम अलग है, दादा का काम अलग है। तो वैसे कंपनी में भी 2 टाइप की संस्थाएं थी और दोनों संस्थाओं का काम अलग था। इसी को हम दोहरा शासन के रूप में जानते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि भारत में राजनीतिक मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। यही राजनीतिक मामले यानी बीओसी सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के अंतर में थी, वो देखती थी, उसके माध्यम से कंपनी कैसे काम कर रही है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार का प्रभाव और मजबूत हुआ, यानी 1773 में जो धीरे धीरे शुरुआत हुआ, अब देखिए धीरे धीरे 1784 तक आते आते धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। ब्रिटिश सरकार के ऊपर धीरे धीरे इनका शिकंजा कस रहा है, क्योंकि ये कंपनी, ये कहा जाता है कि ये एक समय था कि ये ब्रिटेन में सरकार की संप्रभुता को ये पूरी तरीके से खतरा महसूस कर रही थी ये कंपनी के माध्यम से। यानी इतना बाहुबली, इतना शक्तिशाली ये लोग बन रहे थे कि सरकार के ऊपर ये धावा बोल रहे थे। सरकार के लोग इनसे डरते थे क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन बन जा रहे थे कंपनी के लोग। तो ब्रिटिश भारत को पता था या ब्रिटेन वालों को पता था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो मामला है कि जो भारत को इतने तरीके से लूटपाट रहे हैं, कुछ तो दिक्कत है। उसके बाद आगे क्या होता है, फिर चार्टर एक्ट 1793 आता है। इसमें केवल इतना कहा गया कि जो कंपनी का नियम कानून है, यानी कि कंपनी और 20 सालों तक क्या कर सकती है, व्यापार भारत में कर सकती है। सिर्फ 1793 वाले एक्ट में इतना कहा गया। और गवर्नर जनरल की शक्तियां क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, यानी अब उसके अधिकार क्षेत्र में और भी सारी चीजें आने लगी, उसको और सारी शक्तियां मिलने लगी। ये 1793 के चार्टर एक्ट में आया। उसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट में क्या आया, अब देखिए धीरे धीरे जो शुरुआत हुई ब्रिटिश शिकंजा कसने की,
ये ब्रिटिश शिकंजा और कसा 1813 के एक्ट में जब आप देखते हैं तो इसमें जो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां थी उन व्यापारिक गतिविधियों पर आंशिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी व्यापारिक एकाधिकार पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिए गए। चीन और चाय को छोड़कर बाकी सारी चीजों को समाप्त कर दिया गया। यानी अब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से व्यापार कर सकता है। चीन, चाय और अफीम, ये तीन चीजें थी जो अभी भी कंपनी के हाथों में बनी रही। और साथ ही साथ क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिल गई, कि यानी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की भी अनुमति इसमें मिल गई। और साथ ही क्या हुआ कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए भी दिया गया, क्योंकि ब्रिटेन से कोई व्यक्ति अगर भारत में काम करने आता था तो उसका उद्देश्य क्या था कि वहां से ज्यादा पैसा देना पड़ता था ब्रिटेन के कर्मचारी को। तो ये शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का वो हमें आपको शिक्षित नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये लोग अनपढ़ गंवार टाइप के रहेंगे तो इन पर हम लंबे समय तक गुलाम इनको बना के रख सकते हैं। तो ये पैसा हमारे ऊपर इसलिए नहीं खर्च किया जा रहा था कि ताकि हम स्वाभिमानी बन जाए, नहीं, हम वहां के कर्मचारियों को लेके आते थे। ब्रिटेन के कर्मचारी जब आते थे तो यहां पर भारी मात्रा में उनको वेतन देना पड़ता था। तो हम उतने ही पैसे में हम कई सारे लोगों को क्या कर सकते थे, पढ़ा लिखा के उनको तैयार करके हम कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर सकते थे। इसलिए 1813 के एक्ट में क्या किया गया, शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख रुपए वार्षिक प्रावधान यानी खर्च करने का प्रावधान किया गया। यह चीज आप जानिएगा कि यह प्रावधान मंथली नहीं था, यह वार्षिक था। 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। यानी कि 1813 के एक्ट में 3 चीजें आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि कंपनी पर व्यापारिक एकाधिकार पर प्रतिबंध कब लगा, प्रतिबंध और कैसा प्रतिबंध, आंशिक प्रतिबंध। क्यों? क्योंकि 3 चीजें अभी भी कंपनी के हाथ में थी। एक क्या था कि चीन के साथ व्यापार करना, दूसरा चाय के साथ व्यापार करना और तीसरा अफीम के साथ व्यापार करने का अभी भी एकाधिकार केवल कंपनी के पास था। तो यानी आंशिक प्रतिबंध लगा 1813 के एक्ट में। ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता मिली और उसके बाद शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च भी 1813 के एक्ट में दिया गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो 1813 के एक्ट में आता है। सिर्फ मतलब यही रखना है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की चीजों को धीरे धीरे देखिए कैसे समाप्त किया जा रहा है और मौका आगे इनको दे दिया जाता है। उसके बाद 1833 के एक्ट में आप देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, जो वारेन हेस्टिंग बने थे, अब उस पद का नाम बदल के भारत के गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। जो पहले व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनते हैं। ठीक, चीजें देखिए कैसे बदल रही। पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके बाद फिर बंगाल का गवर्नर जनरल को बनाकर क्या कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया गया। और जो पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और भारत में कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कि अभी तक चीन और चाय और अफीम बची थी, लेकिन वो सारी चीजें समाप्त कर दी गई 1833 के एक्ट में। तो इस टाइप का आप देखिए कि पहले आंशिक प्रतिबंध फिर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और उसके बाद आप इसमें देखिए कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बना देते हैं और पहले व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग। व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। सवाल दोनों पूछा है कि आंशिक प्रतिबंध किसमें लगा है, तो आप बताते हैं 1813 में। पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833 में। ठीक, आने वाले समय में पहला विधि आयोग जो गठित किया गया वो किस एक्ट के माध्यम से, ये भी 1833 में। जो लॉर्ड मैकाले साहब थे उनकी अध्यक्षता में क्या किया जाता है, पहला विधि आयोग गठित कर दिया जाता है। आने वाले समय में भारत के प्रशासन का क्या होता है, केंद्रीयकरण होता है। यानी धीरे धीरे अब शक्ति किसके तरफ, ब्रिटिश भारत की तरफ बढ़ रही है, केंद्रीयकरण हो रहा है। ठीक, उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 आ जाता है जो विधायी और कार्यपालिका कार अलग कर दिया जाता है। यानी कि नियम कानून बनाने का काम किसको दिया गया, वो विधायी लोगों को दे दिया गया और उन्हीं में से कार्यपालिका में से लोग चुन के जाते थे जो नियम कानून बनाते थे। ऐसा कानून किस में आया, 1853 में आया। उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सिविल सेवा का मतलब सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़ाया गया कि प्रतियोगी परीक्षा जो होगी वो कहां पे कराई जाएगी, वो भारत में कराई जाएगी। ये भी किस में आया, 1853 के एक्ट में आया। उसके बाद विधान परिषद का विस्तार किया गया, यानी जो मेंबर्स होते थे उनमें संख्या और क्या कर दी गई, बढ़ाई गई। और इसी एक्ट में आप जानते हैं कि 1853 के एक्ट के माध्यम से ही 1857 की क्रांति होती है और इस क्रांति ने क्या कर दिया कि सारे कंपनी की पोल पट्टी को खोल के रख दिया कि ये किस तरीके से जबरदस्ती यहां पर धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यहां पे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यहां पे लोगों की जो मतलब अधिकार स्वतंत्रता समानता है उसको पूरी तरीके से ये लोग समाप्त कर दिए हैं।
1857 की क्रांति में मतलब पूरी तरीके से कंपनी क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है और सीधे सीधे शासन सत्ता किसके हाथों में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। तो ये कंपनी के शासन के अंतर्गत जो हम तमाम एक्ट पढ़े, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े हैं, चाहे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़े हैं, चाहे 1793 का चार्टर एक्ट पढ़े हैं, चाहे 1813 का एक्ट पढ़े, चाहे 1833 का पढ़े, चाहे 1853 का पढ़े, इन सबका उद्देश्य क्या है कि कंपनी क्या क्या काम कर रही और इन कामों में से क्या कोई ऐसी चीज है कि जो आने वाले समय में भारत के संवैधानिक विकास की रूपरेखा बन सकती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आप जानते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो कहां पे हुई है, कलकत्ता में हुई। क्या आप जानते हैं कि भारत के वर्तमान संविधान में क्या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की गई है? जरूर की गई है। तो ये सारे प्रावधान देखिए आना स्टार्ट हो गए कि नहीं हो गए, इसीलिए इसको हम भारत के संवैधानिक विकास के रूप में जानते हैं। यानी कि जो संविधान लास्ट में आप देखते हैं 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हो जाता है। सोचो कि कितना कष्ट, कितना तकलीफ, कितना दिनों की इंतजार के बाद हम अपना संविधान बनाते हैं। तो इस संविधान का हमेशा आप आदर करिए। उसके बाद ये सारी चीजें हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ लिए, तो ये सारी चीजें, ये एक्ट पूरा पढ़ लिया। 1773 का एक्ट पढ़ लिया, 1784 का, 1793 का, 1813 का, 1833 का, 1853 का। उसके बाद इसी के तहत 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति ने क्या कर दिया कि कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और जब कंपनी के पूरी तरीके से शासन समाप्त हो जाता है तो उसके स्थान पे कौन आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन आ जाता है। और ब्रिटिश क्राउन 1858 से लेकर 1947 तक, जो कि आप जानते हैं कि 1947 तक ये लोग सीधे सीधे ब्रिटिश भारत के रूप में ये हमारे ऊपर रूल करते रहे और इनके माध्यम से भी बहुत सारे एक्ट आए समय समय पर, वो भी हमारे भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हम पढ़ कितना रहे हैं, याद कितना हो रहा है, ये चीज भी बहुत मैटर करती है। और जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, क्या जो हमें पढ़ाया जा रहा है क्या उससे हमारे सवाल डील हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बहुत सारे सवाल डील हो सकते हैं, लेकिन उनमें से अगर हम सवालों को ही कराने का प्रयास करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर आप देखना पसंद नहीं करेंगे। तो हम आइए इससे संबंधित कुछ 2-4 सवालों को देखते हैं कि जो सर ने पढ़ाया क्या उससे हमारे सवाल डील हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तभी तो आपको विश्वास होगा कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, सही दिशा में, सही निर्देश में, न सिर्फ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, बस उसके साथ साथ हम कुछ सवालों को भी देख पा रहे हैं। तो आइए हम देखने का प्रयास करते हैं कि जो सवाल इससे संबंधित बने हैं। सीधे सीधे सवाल पूछा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? ठीक, तो हमने बताया कि 1772 में जो वारेन हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग आके सबसे पहले क्या करते हैं, बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था उस द्वैध शासन को ये समाप्त करते हैं। और द्वैध शासन समाप्त करने के बाद उसी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो समय समय पर एक्ट आए हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, जो 1773 में आया। यानी कि दिए गए विकल्प में बी विकल्प क्या है, सही है। तो ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अगला सवाल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई थी? हमने बताया कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 2 टाइप की संस्था बनाई गई थी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियों को देखना, और जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, व्यापारिक गतिविधियों को देखना। ये दोनों संस्था हमने बताया बहुत अच्छे से कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया। ठीक, जो दोनों का काम अलग अलग निर्धारित करता है। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 का प्रमुख प्रावधान क्या था, कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, या ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति थी, या भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत, या द्वैध शासन की शुरुआत। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही लग रहा है? जब आप ये सारे वीडियो को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। पहला विकल्प देखिए, कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त, तो हमने कहा पूर्णतः नहीं समाप्त हुआ, आंशिक समाप्त हुआ। अभी भी कुछ चीजें बची थी, वो क्या था, चीन, चाय और अफीम। ऐसे सवाल गलत करवाते एग्जामिनर, और लोग इसको गलत करके आए थे क्योंकि उनको नहीं पता था, हड़बड़ी में पढ़ लिए कि हाँ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। अरे भैया कैसा समाप्त किया गया, आंशिक या पूर्णतः? तो 1813 में हमने बहुत सही तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि कैसा, आंशिक, पूर्णतः नहीं। यहां जो पूर्णतः शब्द लिखा है वो क्या है, गलत है। यानी कि अब आप तोता बन के सवालों को नहीं सही कर सकते, आपको बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत इत्मीनान से बैठ के सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि दोनों एक्ट में अंतर क्या है। जब अंतर को समझ पाएंगे तब दिए गए विकल्पों में सवाल सही कर पाएंगे आप। आपको क्या लगता है कि एक सवाल गलत हो जाएगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा?
बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं ऐसे रोते बिलखते हुए, कहते हैं कि सर 0.025% से हम बाहर हो गए। सोचो उस बच्चे को कितना दुख होता होगा। तो ज्यादा पढ़ने का प्रयास ना करिए, जितना पढ़िए उतना याद रखिए और उससे संबंधित सारे सवालों को जरूर डील करिए। यही सवाल गलत करके कितने बच्चे बाहर हुए होंगे, लेकिन शायद अगर आप ये वीडियो आप तक जा रही है तो आप ये गलती नहीं करेंगे, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। ठीक, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। अगला, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति, हमने बताया कि 3 चीजें की गई थी। एक, आंशिक प्रतिबंध लगा कंपनी के ऊपर, दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति, और तीसरा, शिक्षा पर क्या कर दिया गया, 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने की अनुमति मिली 1813 के एक्ट में। ठीक, बाकी ये संघीय व्यवस्था ये आने वाले समय में, और द्वैध शासन की शुरुआत ये आने वाले समय में है। तो दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प, बी विकल्प सही है। आगे, किस चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, आप बताइए। क्योंकि ये सवाल कई बार परीक्षा में सवाल, और लगभग एग्जामिनर जानता है कि बच्चा गलत करके आता है। तो पूरी तरीके से समाप्त करने की, यानी पूर्णतः की बात कर रहा है, यहां आंशिक वांशिक की बात नहीं किया। तो पूर्णतः 1833 में ही समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो आंशिक प्रतिबंध लगाया गया था चीन, चाय और अफीम को छोड़ के बाकी सारी चीजें समाप्त कर दी गई 1813 में, और 1833 में उन सभी तीनों विषयों को भी समाप्त कर दिया गया। उसी को कहते हैं पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया व्यापारिक एक अधिकार को। किस एक्ट में, 1833 के एक्ट में। भारत का प्रथम विधि आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था, इस सवालों के जवाब, इस पर भी हम बहुत विशेष चर्चा किए हैं अपने इस थ्योरी सेशन में। यह कमेंट करके आपको बताना है कि प्रथम विधि आयोग किस एक्ट के माध्यम से बना था, और उस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यह भी आप कमेंट करके आपको बताना। यह आपका एचडब्ल्यू है, क्योंकि सीडब्ल्यू में तो आप बैठ के सीख ही रहे हैं, या लेट के देख रहे होंगे या बैठ के देख रहे होंगे। ठीक, तो सीडब्ल्यू में जो हमको सिखाना था वो सिखा दिए। अब आपको मनन करके या वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ के तब इन सवालों के जवाब देना है कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, और उसके बाद ये विधि आयोग बनाने की जो बात की गई थी वो किस एक्ट में की गई थी, इन दिए गए विकल्पों में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, और जो भी है आप इसको कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।